नमस्कार, क्लोक मी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें हमने अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम करेंगे बंगाल की खाड़ी के नदी के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का जो कुल अपवाह तंत्र है, उसका 24% भाग बंगाल की खाड़ी का है। किसका है? बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का है। और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र वे नदियाँ जो अपना सारा जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, तो उसे बंगाल की खाड़ी का वो नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अब राजस्थान की जो सर्वाधिक नदियाँ हैं जो इस बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, जबकि अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत कुछ एक नदियाँ ही आती हैं। आगे हम देखेंगे कि चंबल नदी है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। इससे पहले हम इसका उपनाम देखेंगे कि इसे राजस्थान की कामधेनु कहा गया है। क्या कहा गया है? राजस्थान की कामधेनु कहा गया है, क्योंकि यह नदी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसके ऊपर बांध बनाए गए हैं, विद्युत उत्पादन का काम किया जा रहा है और सिंचाई का भी काम किया जा रहा है। तो यह नदी काफ़ी उपयोगी है, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा गया है। इसके अलावा इसको चर्मवती या चर्मणवती भी कहा गया है। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। जानापाव पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में यह चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान में यह इसका प्रवेश होता है चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से इसका प्रवेश होता है, जो भैंसरोडगढ़ तहसील पड़ती है वहाँ पर। तो वहाँ से यह प्रवेश करती है राजस्थान में और यह नदी अपना जल ले जाकर यमुना नदी में गिराती है। यमुना नदी में यह मिल जाती है, यानी कि यहाँ यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। ये यमुना नदी में ले जाती है, जहाँ वो जगह कौन सी है? मुरादगंज। कौन सी है? मुरादगंज, इटावा में है ये। इसकी कुल लंबाई, इस चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। राजस्थान में है 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे हम देखेंगे राज्य व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य यह सीमा बनाती है। 241 किलोमीटर की यह सीमा बनाती है। प्रवाह क्षेत्र, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। पहला है करौली, चित्तौड़गढ़, बूंदी, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। इन 6 जिलों में यह बहती है। बूंदी की दक्षिणी सीमा बनाती है। बूंदी जो जिला है उसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। इसके अलावा बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, इनकी सीमा यह बनाती है। बूंदी चित्तौड़गढ़ की भी सीमा यह बनाती है। इसके अलावा इसकी विशेषता हैं, ये नित्यवाही नदी है, ये 12मासी नदी है जो हमेशा बहती रहती है। यह सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक सतही जल पाया जाता है, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है और यह सर्वाधिक उपयोगी है। चंबल नदी तंत्र में राजस्थान की सर्वाधिक नदियाँ आती हैं। यह अभी देखा था, पढ़ा था हमने। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। इसके अलावा यह नदी सबसे ज़्यादा अवनाली का अपर्दन करती है। अवनाली का अपर्दन कैसे करती है? अब ये अवनाली का अपर्दन यह अधिकतर करती है धौलपुर जिले में। अवनाली का अपर्दन करती है। इसका जल है जो मिट्टी का कटाव करता है और वहाँ पर कंदराओं का निर्माण करता है, जिसे बीहड़ भूमि भी कहा जाता है। और यह मिट्टी का अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक जो है इसी नदी के द्वारा किया जाता है। चंबल बेसिन में खादर का विस्तार पाया जाता है। चंबल नदी है जो अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है, उसे यहाँ जमा करती जाती है और उस मिट्टी को, नवीन काप मिट्टी को खादर कहा गया है। हाड़ौती पठार की प्रमुख नदी है ये चंबल नदी।
आगे आगे हम देखेंगे कि राजस्थान चंबल घाटी पर अनेक परियोजनाएं बनाई गई हैं। चंबल घाटी जो चंबल नदी घाटी परियोजना है वो बनाई गई है और इसके अंतर्गत 4 बांध राजस्थान में तो 3 है, इसके अलावा चौथा बांध है जो मध्य प्रदेश में आता है। इस तरह से चंबल नदी पर कुछ चार परियोजनाएं बनाई गई हैं जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का भागीदारी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जिसमें राजस्थान का 50 और मध्य प्रदेश का भी 50% भाग है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये उद्गम स्थल है चंबल नदी का, जो मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है और मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है, जो मंदसौर में पड़ता है गांधी सागर बांध। फिर है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, रावत भाटा में, जिसमें जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है जवाहर सागर। जवाहर सागर है बोरावास कोटा में। चौथा है कोटा बैराज। यह पेयजल व सिंचाई परियोजना के लिए उपयोग में लाई जाती है। जबकि कोटा बैराज में जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। इसके अलावा इसके तीनों बांध से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। केवल कोटा बैराज ही ऐसा है जिसके द्वारा केवल पेयजल और सिंचाई के उपयोग में काम में लिया जाता है जिसका जल। इसके अलावा सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन राणा प्रताप सागर बांध से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? राणा प्रताप सागर बांध से सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें जल विद्युत का कितना है 172 मेगावाट। जबकि जवाहर सागर बांध में किया जाता है 99 मेगावाट। इसके अलावा इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इसके उद्गम स्थल से, यानी कि उद्गम स्थल से बांधों का क्रम है। तो उद्गम स्थल से इसका बांध का क्रम क्या है? गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, फिर है कोटा बैराज। आगे हम देखेंगे राजस्थान का जल विद्युत की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राणा प्रताप सागर बांध। और चूलिया जलप्रपात के तल में कौन सा बांध स्थित है? चूलिया जलप्रपात है उसके तल में ये प्रपात है, ये बनता है और नीचे गिरता है, तो जहाँ वो तल है इसका वहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। अब इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे। चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? चंबल की सहायक नदियाँ हैं कुनेरा, आहू, परवन, गंभीरी, पार्वती, निमाज, मेज, आलनिया, चाकण, बनास, बामणी, काली सिंध, कुराल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। जिसमें कुनेरा का उद्गम गुना मध्य प्रदेश के गुना से होता है। आहू का मध्य प्रदेश के सुसनेर से होता है। परवन का विंध्याचल की पहाड़ी से होता है। गंभीरी का जावद पहाड़ी से होता है। पार्वती नदी का विंध्याचल की पहाड़ी से होता है। निमाज का भी विंध्याचल पहाड़ी से होता है उद्गम। मेज का होता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है। आलनिया यह कोटा में इसका उद्गम होता है। कोटा की प्रमुख नदी है। मुकुंदरा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। चाकण यह बूंदी में इसका उद्गम स्थान है चाकण नदी का। इसके ऊपर चाकण बांध बना हुआ है। बनास में खमनोर की पहाड़ियों से, बनास का जो उद्गम है वह खमनोर की पहाड़ियों से होता है जो राजसमंद में स्थित है। बामणी है वो हरिपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है जो चित्तौड़गढ़ में है। काली सिंध का होता है देवास से, एमपी के देवास क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। और कुराल का होता है ऊपरमाल पठार से। ऊपरमाल पठार है चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी भाग है, ऊपरमाल का पठार कहलाता है। और ये जो कुराल नदी है इसका उद्गम ऊपरमाल के पठार से होती है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा चंबल नदी में पश्चिम से या बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं बामनी नदी, ब्राह्मणी नदी, कुराल व बनास। बामनी को ही ब्राह्मणी नदी कहा गया है। पूर्वी या फिर दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? पार्वती, काली सिंध, कुनेरा। ये इसके पूर्व से या दाईं ओर से ये नदियां मिलती हैं। जैसे ये नदी बह रही है और इसके पश्चिम से यानी बाईं ओर से तो बामनी,
कुराल बनास मिलती है। इसके अलावा इधर से मिलती है पार्वती, काली सिंध, कुनेरा। चंबल में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? चंबल में मिलने वाली सबसे पहले नदी कौन सी आएगी? बामनी नदी है जो चंबल में सबसे पहले मिलती है, राजस्थान में। चंबल नदी सबसे पहले मिलती है। चंबल में मिलने वाली नदी है बामनी नदी, सबसे पहले मिलती है। इसके अलावा दूसरी है कुराल नदी। कुराल नदी दूसरे नंबर पर इसमें मिलती है। इसकी सहायक नदी है मेज। मेज इसकी सहायक नदी है। बामनी व चंबल नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। बामनी और चंबल नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो जल दुर्ग है एक, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे हम देखेंगे बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा भी बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। कि वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? बनास नदी को। बनास नदी का उद्गम है जो खमनोर की पहाड़ियाँ जो राजसमंद में है वहाँ से हुआ है, और यह रामेश्वर नामक स्थान पर जो सवाई माधोपुर में पड़ता है पर चंबल में मिल जाती है। रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है जो 480 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर यह 512 किलोमीटर भी अंकित की गई है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है बनास नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, और यह है जो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी वह सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। यहाँ पर जो बनास नदी है उसके बेसिन में लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया गया है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार, जैसे भूरी मिट्टी भी का बनास, ये यहाँ पर इस तरह से ये बनास नदी है। राजसमंद से इसका उद्गम हुआ है। फिर ये चित्तौड़गढ़ में, फिर भीलवाड़ा में, अजमेर में, फिर टोंक में, फिर सवाई माधोपुर में यह बहती है। इस पर 3 परियोजनाएं बनी हैं। एक तो बनी है नंद संबंध परियोजना। कौन सी बनी है? नंद संबंध परियोजना, राजसमंद में बनी है। दूसरी है बीसलपुर परियोजना जो टोंक में स्थित है। बीसलपुर परियोजना, इसके अंतर्गत बांध बनाया गया है, बीसलपुर बांध जो टोंक में स्थित है। तीसरी है ईसरदा परियोजना जो सवाई माधोपुर की परियोजना है। प्रवाह क्षेत्र, कौन कौन से जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र पाया गया है? राजसमंद, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अब इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे। सहायक नदियों में सबसे पहले है आयड़ या बेड़च, इसको बेड़च भी कहा गया है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? गोगुंदा की पहाड़ियों से जो उदयपुर में है। गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। खारी नदी है, इसका हुआ है बिजरावल की पहाड़ी। बिजरावल की पहाड़ी जो राजसमंद में स्थित है वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। मानसी, मानसी है जो करणगढ़ भीलवाड़ा से इसका उद्गम क्षेत्र है। मोरेल, मोरेल का उद्गम हुआ है चैनपुरा जयपुर में स्थित है। कोठारी, कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से जो राजसमंद में स्थित है वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। अगली है डाई। अब ये डाई नदी है जो नसीराबाद अजमेर की है, और जबकि ये डुड नदी है जो मनोहरपुरा जयपुर से इसका उद्गम हुआ है। अगली है कालीसिल। कालीसिल है जो सपोट्रा करौली से इसका उद्गम हुआ है। मैनाल, मैनाल नदी है बेगू के चित्तौड़गढ़ की। बेगू क्षेत्र है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये वहाँ मैनाल का उद्गम बेगू से हुआ है। बांडी नदी, बांडी नदी अजमेर क्षेत्र की नदी है।
अब आगे हम देखेंगे बेड़स नदी के बारे में। बेड़स नदी को आहड़ या आयड़ भी कहा गया है। आहड़ या आयड़ कहा गया है। इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। इसका उद्गम हुआ है जो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। इसका प्रवाह क्षेत्र ये कहाँ कहाँ बहती है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, इन 3 जिलों में यह नदी बहती है। इसका समापन होता है भीलवाड़ा के निकट, भीलवाड़ा में बिगोद के निकट मांडलगढ़ में इसका समापन हो जाता है। अब ये देखो कहाँ पर इसे आयड़ कहा जाता है, कहाँ पर इसे बेड़ज कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसे बेड़ज कब कहा जाता है, इसे पहले क्या कहा जाता है, पहले प्रारंभिक इसका नाम क्या है। तो ये देखो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। अब गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ नदी निकलती है। क्या निकलती है? आयड़ नदी, जो उदय सागर झील में जाकर गिरती है। अब जब यहाँ से निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च। यानी कि उदय सागर झील के बाद, जब उदय सागर झील के बाद निकलती है तो यह बेड़च नदी के नाम से निकलती है। और इस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता का विकास हुआ। आहड़ सभ्यता पनपी यहाँ पर, जिसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे बेड़च गंभीरी नदी के संगम पर। बेड़च गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। घोसुंडा बांध, ये घोसुंडा बांध है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। घोसुंडा बांध है चित्तौड़गढ़ में, बेड़च नदी पर यह बनाया गया है। आगे देखेंगे मेनाल नदी। मेनाल नदी का बहाव क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। मेनाल नदी का बहाव क्षेत्र है। बनास नदी में ये मिलती है। कहाँ पर? बिगोद में। ये बनास नदी में जाके मिलती है। मेनाल जलप्रपात जो मेनाल नदी पर पाया जाता है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में। आगे है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम हुआ है दिवेर की पहाड़ियों से राजसमंद में। इसका प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद भीलवाड़ा। कहाँ पर? राजसमंद भीलवाड़ा में इसका प्रवाह क्षेत्र है। समापन इसका हुआ है नंदराय भीलवाड़ा में बनास नदी। कहाँ हुआ है? भीलवाड़ा में बनास नदी। मेजा बांध, मेजा बांध भीलवाड़ा में है कोठारी नदी पर। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर। नदी के किनारे पर, यानी कि कोठारी नदी के किनारे पर बागोर सभ्यता की खोज हुई। बागोर सभ्यता की खोज हुई थी। प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। बागोर सभ्यता में प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। खारी नदी, खारी नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। खारी नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जिसमें कौन कौन सी नदियाँ होती है? बनास, डाई, खारी, ये 3 नदियाँ होती है। इन तीनों का संगम होता है देवली में, जो टोंक में स्थित है। इस पर नारायण सागर परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना? नारायण सागर। आगे देखेंगे हम पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम हुआ है सीहोर क्षेत्र में। कहाँ हुआ है? सीहोर क्षेत्र में, जो एमपी में स्थित है। राजस्थान में इसका प्रवेश होता है, जो कहाँ से होता है? करियाहाट, जो बारां में स्थित है। करियाहाट। इसकी समाप्ति चंबल नदी में हो जाती है। ये चंबल नदी में मिल जाती है, जो कहाँ पर? पालिया गांव, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे हम देखेंगे काली सिंध नदी। काली सिंध, इसके जो काली सिंध नदी है, इसका उद्गम हुआ है बागली गांव, देवली में स्थित है, जो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में है।
राजस्थान में इसका प्रवेश हुआ है बिंदा से। बिंदा एक क्षेत्र है जो झालावाड़ के रायपुर के पास में है। समापन हुआ है चंबल नदी में। ये चंबल नदी में मिल जाती है जो कोटा में मिलती है। कोटा झालावाड़ बारां की ये सीमा बनाती है। काली सिंध नदी कोटा बारां झालावाड़ की सीमा बनाती है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग, जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है, जल दुर्ग की संज्ञा दी गई है। काली सिंध परवन नदी, काली सिंध परवन नदी जो मनोहर थाना दुर्ग स्थित है, ये जिनके संगम पर, काली सिंध और परवन के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। इसे कोसवर्धन भी कहा गया है जो बारां में स्थित है। आगे हम देखेंगे कि चंबल नदी में बाईं ओर से और दाईं ओर से या फिर पूर्व से पश्चिम से कौन कौन सी नदियां आके मिलती है। इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम में इनका क्रम बताइए। चंबल में मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम बताइए पूर्व से पश्चिम में। अब हम देखेंगे कि ये चंबल नदी का उद्गम है और ये यहाँ से इस तरह से बहती है। अब इसमें ये नदियाँ आके मिलती हैं। ठीक है, ये पश्चिम की नदियाँ हैं जिन्हें बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ भी कहा जाता है और ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। अब इसमें देखेंगे कि इधर से ये बामनी नदी, कुराल, बनास, इधर पार्वती, कुनेरा, काली सिंध और शिप्रा। ये शिप्रा नदी है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, जो मध्य प्रदेश में ही आती है। अब पूर्व से पश्चिम चंबल नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम, पूर्व से पश्चिम में इसका क्रम बताना है तो सबसे पहले आएगा पार्वती, फिर कुनेरा, फिर काली सिंध, फिर क्षिप्रा, फिर बामनी, फिर कुराल, फिर बनास। ये हो गया पूर्व से पश्चिम में इनका क्रम। अब जो क्षिप्रा नदी है, अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान में चंबल नदी का पूर्व से पश्चिम में क्रम बताइए, तो पूर्व से पश्चिम क्रम बताएंगे कि इसमें पार्वती, कुनेरा, काली सिंध और शिप्रा इसके अंतर्गत नहीं आएगी क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है। फिर बामनी, कुराल, बनास, ये इसका क्रम बन जाएगा। आगे हम देखेंगे कि एक योजना बनाई गई, नदी जोड़ो योजना। अब नदी जोड़ो योजना यह कब बनी? 25 अगस्त 2005 को नदी जोड़ो योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में ये योजना बनी और भारत में केन बेतवा नदी को जोड़ा। सबसे पहले केन बेतवा नदी को जोड़ा गया भारत के संदर्भ में। तो इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में चंबल, काली सिंध और पार्वती, इन 3 नदियों को जोड़ा गया। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी। और राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं पाई जाती हैं। किस तरह की परियोजनाएं पाई जाती है? मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। अब हम देखेंगे आंतरिक अपवाह से संबंधित नदियाँ। आंतरिक अपवाह से संबंधित नदियाँ जिसमें कांतली, काकने, मसूरदी काकने का ही दूसरा नाम है, मैंथा, रूपारेल, साबी, रूपनगढ़, घग्गर। और अब इनका उद्गम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कांतली। कांतली नदी का उद्गम है खंडेला पहाड़ियों से, जो सीकर में स्थित है। कहाँ पर? सीकर में। खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। ये चूरू की सीमा में समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक अपवाह की नदी है। काकने, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मसूरदी, इसका उद्गम हुआ है कोटारी गांव से, जैसलमेर में स्थित है ये, जो 17 किलोमीटर के बाद ये लुप्त हो जाती है। और जब इसमें अधिक पानी आ जाता है, यानी कि जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जब यह भुज झील में गिरती है।
मैनथा, मैनथा का उद्गम हुआ है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जो जयपुर में स्थित है, और ये इसका समापन होता है सांबर झील में। रूपारेल, रूपारेल का उद्गम हुआ है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से, जो भरतपुर में जाके लुप्त हो जाती है। साबी नदी, साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है, जो जयपुर में स्थित है, और यह हरियाणा के पटौदी क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। रूपनगढ़, रूपनगढ़ किशनगढ़, अजमेर के किशनगढ़ में इसका उद्गम हुआ, और यह सांभर में झील में जाकर गिरती है। अगली है घग्गर नदी, जिसे मृत नदी भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति हुई, इसका उद्गम हुआ था हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से। कहाँ से? शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ, जिसका समापन हो जाता है हनुमानगढ़ में। अब हनुमानगढ़ में होता है इसका समापन, और जब घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है तो इसका पानी क्या होता है कि पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है। अब कांतली नदी के बारे में देखेंगे। एक पॉइंट है कि इसका जो बहाव क्षेत्र है, इसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, और इसके किनारे पे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। साबी नदी, साबी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। साबी नदी में बाढ़ आ जाती है। आगे हम आज आज हमारा अफवाह प्रणाली है, राजस्थान के जो अफवाह तंत्र है, आज वो चैप्टर पूरा हो गया है। आगे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।